प्यारे परीक्षार्थियों, आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की धमाकेदार विज्ञान की कक्षा में, जहां पर हम बिहार शिक्षक परीक्षा माने कि टीआरई 4.0 के लिए हम तैयारी करें। और यहाँ पर सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारी विज्ञान की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कक्षा में, जहां पर हम मॉडल पेपर के साथ डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली टेस्ट दे रहे, वो भी फ्री में। और बेहतरीन जो हमारी तैयारी है उसको और निखारते हुए आगे बढ़े। तो सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन ये है, खुद से जितने जीतने की जिद है मुझ में, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जमाना है, और ये वो जमाना है जिसको आपको संवारना है, आपको उसे सपोर्ट करना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। जो जो इस बात को मानता है एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। जिन जिन लोगों ने लाइक किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने लाइक किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए दमदार रहेगा, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट सभी लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इको इज हर्ड ओनली इफ द टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इज एट लीस्ट। यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है जब मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का जो समयांतर होता है, जो समय का अंतर होता है, वो कम से कम कितना होना चाहिए? ये कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए। 0.01 सेकंड होता है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात! एक बात मुझे बताइए, 0.01 सेकंड किसने बताया है? बी 0.01 सेकंड या 0.1 सेकंड होता है? 1/10 ऑफ द सेकंड होता है। जो 1/10 का मतलब कितना होता है बताओ? 1/10 का मतलब क्या होता है? पहले क्वेश्चन में पूरे फूस हो गए हो। पहले क्वेश्चन में सभी लोग फूस हो गए भाई साहब। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भाई साहब कहां के अपनी तकदीर और कहां के भाई साहब अपने सपने पूरे करोगे बताओ? ऐसा ना ही होना चाहिए। तो याद रखेगा कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड होना चाहिए। सभी लोग ध्यान देंगे जी। ठीक है जी, सब बदल गए हमें पता है, तो सभी लोग ध्यान देंगे। ऐसे लग रहा है कि ये कंसेप्ट आपने कभी पढ़ा ही नहीं और ना मैंने कभी पढ़ाया है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी जब कभी भी साउंड निकलता है तो साउंड ट्रैवल करता है और वापस आता है। तो बस अब ये टोटल जो समय है आपका कम से कम 0.1 सेकंड का होना चाहिए। और ये टोटल डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है तो लगभग जो है आपका 34.4 मीटर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना, ये होता है आपका डिस्टेंस होता है। माने कि अगर आपका सोर्स और दीवार के बीच का अगर आपको अंतर या डिस्टेंस पूछा जाता है तो ये कितना होता है? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। चलो बताओ जी, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। देखो यही बात होती है जो भीड़ से आपको अलग करती है। एक ने 0.1 सेकंड बोल दिया कि उसके पीछे भाई साहब सभी लोग जो है भेड़ की तरह 0.1 0.1 0.1 जो है लिखते लिखते जा रहे हैं। अलग सोचिए। 0.1 सही हो सकता है, बहुत बढ़िया। ये होता है आपका लगभग 17.2 मीटर जो है। इतना अंतर जो है आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। 17 मीटर या 17.2 मीटर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक डन है। बहुत बढ़िया। और एक बात मुझे बताइए, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। और इस इको का इस्तेमाल कर कर अपना खाना और अपनी बहने की जो दिशा होती है भाई साहब, उसे इस्तेमाल करने वाले कोई भी दो जीवों का नाम आप मुझे लिख के बताओगे। सबसे पहला जीव है आपका डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी जो सोनार सिस्टम है उसमें भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह से जो बैट माने कि जो चमगादड़ होते हैं इनके अंदर भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और इन सभी जगह पे इन सभी एनिमल्स के द्वारा कौन से प्रकार की साउंड, कौन से प्रकार की ध्वनि इस्तेमाल की जाती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सर ये अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। और जितने भी बच्चे यहां पर पढ़ रहे आंसर दे रहे, अल्ट्रासाउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अगर ये पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या रहेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी होती है भाई साहब आपका 20
किलोहर्ट्ज के ऊपर होती है। कितना होता है जी? 20 किलोहर्ट्ज, मान के 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। इसी आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का पता लगा सकता है, माने कि उनको सुन सकते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी टीआरई 1.0 में आ चुका है। टीआरई 1.0 में आ चुका है, तो सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आंसर देने वाले फिर से एक बार दगा खाने वाले हैं। चलो जिस तरह से बीपीएससी आपको भाई साहब जो है वो अब थैली में डालकर गोल गोल घुमाकर फेंकने की कोशिश करता है ना, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही कम लोगों ने इसका उत्तर दे दिया है। कुत्ते जो होते हैं और जो बैट्स होते हैं दोनों भी आपके अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जी। कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। जो लोग सी बोल रहे हैं, तो अभी तो हमने बैट बोला है, पर डॉग्स भी जो होते हैं भाई साहब वो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। आपको ध्यान है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं कुत्ते और चमगादड़ की अगर मैं बात करता हूं, तो कुत्ते जो है लगभग 50,000 हर्ट्ज तक जो है आवाज सुन सकते हैं। और अभी अभी आप सभी ने मुझे बताया था कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है भाई साहब, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है? ये 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है। अगर ये 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है, तो कुत्ता अगर भाई साहब 50,000 हर्ट्ज की आवाज अगर सुन रहा है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड रहेगा। और उसी तरह से चमगादड़ की अगर आप देख रहे हो भाई साहब, तो लगभग 1,20,000 हर्ट्ज तक वो आवाज सुन सकता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक डन है, बहुत बढ़िया। और इसीलिए ये भी रेंज आपको ध्यान में रखना है। और सभी लोग जो है मानव की जो श्रव्य ध्वनि होती है, मानव के लिए जो भाई साहब साउंड की लिमिट होती है भाई साहब, वो लिमिट सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में दोहरा देंगे। जिनको जिनको पता है वो लिख देगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सभी लोग लिख देंगे जल्दी से कि मानव जो होता है वो कौन से फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो सुन सकता है। याद रखिएगा हमेशा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच का आवाज जो है हम मानव के कान जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है जी। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। क्या पूछा गया है? विषम पोषी जीव जिसे हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, चिफली बैक्टीरिया एंड फंगी। यहाँ पे मुख्य तौर पर कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी के बारे में पूछा गया है। that break down the complex compound of dead protoplasm to the and release simple the usable substance for the other organism। माने कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको कन्वर्ट कर कर वो सिंपल में, माने कि साधारण पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। जो अदर एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम डीकंपोजर बोलते हैं जी। एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या था? इसे हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजर बोलते हैं। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और एक बात मुझे बताओ, जितने भी प्रकार के जीव ऑटोट्रॉप्स है वो जनरली कौन से प्रकार की विधि से अपना खाना बनाते हैं? ये दो विधि जो है सभी लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जितने भी ऑटोट्रॉप से माने कि स्वपोषी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में पाए जाने वाले हरे पौधे ही केवल जो है ऑटोट्रॉप्स होते, ऐसा नहीं है। मैंने आपको दो प्रकार की प्रक्रियाएं, दो प्रकार की प्रोसेसेस बताई है। पहले का नाम है आपका फोटोसिंथेसिस, माने कि प्रकाश संश्लेषण। कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस माने कि प्रकाश संश्लेषण। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी केमोसिंथेसिस। कौन सी होती है? केमोसिंथेसिस होती है। और केमोसिंथेसिस जो प्रक्रिया आपको नजर आ रही है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये गहरे सागर में रहने वाले जो जीवाणु माने कि बैक्टीरिया होता है उनके द्वारा केमोसिंथेसिस किए जाते हैं। और वो भी कैसे होती है? जो आपकी स्वपोषी होती है, आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करता हूं मैं ओमनीवोर्स की, तो ओमनीवोर्स का कोई एक उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण आप हो, मैं हूं। माने कि हमारी जो मानव जाति है वो सर्वाहारी, माने कि कह रहेगी ओमनीवोर्स, माने कि जो वेजिटेबल और नॉन वेज दोनों भी खाते हैं। और उसी तरह से अगर मैं कंज्यूमर की बात करूंगा तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसके बारे में। ठीक है जी। फंगी हो गई, बैक्टीरिया, अर्थवर्म, मशरूम, मोल्ड, ईस्ट, डंग बीटल्स और नेमाटोड्स, ये सभी प्रकार के डिकम्पोजर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर जो है अदर एनिमल्स को अवेलेबल करवा देती है। और उसके बाद बात करते हैं हम पिरामिड्स की। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर डिकम्पोजर माने की
जो विघटक होते हैं भाई साहब उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन से स्तर पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना कि ये सभी के सभी स्तरों के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि अगर एनिमल्स मर गए, कोई प्लांट्स मरता है, कोई सेकेंडरी या टर्शरी लेवल पर आने वाला जीव अगर मरता है तो उनको डिकम्पोज करने का काम यही करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। सभी लोग मुझे ये लिख के बताएंगे कि सूर्य से आने वाली कितनी ऊर्जा जो है हमारे प्रोड्यूसर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, चलो बताओ, देखते हैं। और हर लेवल पे कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है भाई साहब, जिसे लिनमैन जो है भाई साहब वो प्रिंसिपल के हिसाब से बोला जाता है, सब लोग वो भी लिख के बताएंगे। चलो बताओ जी, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की ऊर्जा या ऊर्जा होती है उसका केवल 1% जो है हमारे प्रोड्यूसर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और यही 1% जो है हमारे पूरी लेवल में घूमते रहता है। और उसी तरह से पूछा जाता है कि हर लेवल पे कितनी प्रतिशत ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, तो वो 10% नियम के हिसाब से हमेशा 10% ट्रांसफर होता है। और यहां से लगभग जो 90% ऊर्जा होती है वो कौन से रूप में, ये ऊष्मा के रूप में जो है वातावरण में चली जाती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। यहां तक डन है, यहाँ पे डन है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताएंगे इसका उत्तर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से स्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से स्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थायी ऊतकों के बारे में पूछा गया है, और ये स्थायी ऊतक किन के अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पादप के अंदर पाए जाते हैं, माने कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ आप कि पादप के अंदर जो स्थायी ऊतक पाए जाते हैं उनकी क्या कैपेसिटी या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, माने कि वो जो है अपनी एबिलिटी विभाजन होने की जो है वो खो बैठते हैं। ये इनकी खासियत रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात मुझे बताओ, दे आर कैपेबल ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, ये किसकी खासियत रहेगी, इनको हम विभजोतक ऊतक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, विभजोतक ऊतक बोलते हैं, माने कि इनको ही हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। डन है। अगर मैं पादप ऊतकों की बात करूंगा तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि पादप ऊतक के अंदर जनरली 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ कराते हैं, और ग्रोथ 2 प्रकार की होती है, एक ट्रांसवर्स होती है और भाई साहब सॉरी एक लॉन्गिट्यूडिनल होती है और एक ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स का मतलब भाई साहब मोटाई बढ़ना, और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, ऊंचाई बढ़ना। ये दोनों काम कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक माने कि विभजोतक ऊतक करते हैं। और वही अगर मैं बात करता हूं परमानेंट टिश्यू की, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक बोलते हैं। स्थायी ऊतक जनरली सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं जी, जनरली ये कौन सा काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करना जो जाइलम फ्लोएम द्वारा किया जाता है, सपोर्ट करना जो जनरली भाई साहब आपका कोलेन कायमा टिश्यू द्वारा किया जाता है, और स्टोरेज करना जो आपके भाई साहब जनरली जो है पेरिन कायमा टिश्यू द्वारा किया जाता है। ये सभी बातें हम पढ़ चुके हैं। यहां तक डन है जी, डन के यहां तक क्लियर हो गया है। चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये सभी टिश्यू के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, क्या इसके बारे में फिर से बताना है कि आगे जाना है, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग जो है बता देंगे। मैंने इसको पहले भी बताया है, अगर रिवीजन चाहते हो तो मैं फिर से बता दूंगा, अगर नहीं चाहते हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो बताओ, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्या बोलते हो, बताना है कि नहीं बताना है, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। बताना है तो हाथ ऊपर कर देंगे, मैं इसे एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ूंगा। बताना है, चलो ठीक है, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ना। सभी लोग बता रहे कि सर हाँ ठीक है बताना है, तो सभी लोग मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे बताते जाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि पौधों के अंदर जो स्टोरेज, स्टोरेज माने कि भंडारण और फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, इन सभी का काम करने वाली ऊतक का नाम कौन सा है। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे। पौधों के अंदर जो भंडारण होता है और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ये कराने वाले कौन से ऊतक होते हैं, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आपका उत्तर रहेगा ये पेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। कौन से होते हैं, पेरेनकाइमा होते हैं। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि जो भाई साहब कठिन कवच बनता है, जो बीज के ऊपर, बीज के ऊपर कठिन बीज का जो कवच होता है, जो कवच होता है वो कौन से प्रकार के ऊतक से बना होता है, इसका भी आंसर कर दो।
ये सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक, चलो बताओ जी। बहुत बढ़िया। तो कठिन बीज का जो कवच होता है वो किससे बना होता है? ये बना होता है आपका स्क्लेरेन कायमा नाम की टिश्यू से बना होता है। क्या नाम है? स्क्लेरेन कायमा। और उसी तरह से अगर आपको पौधों को जो यांत्रिक सहारा दिया जाता है, जो यांत्रिक सहारा मिलता है, माने कि उनको सपोर्ट किया जाता है खड़े रहने के लिए, और ये करने वाला कौन होता है जी? ये होता है हमारा कोलेन कायमा होता है। क्या होता है? कोलेन कायमा होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। यहां तक डन है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि ये अपाइकल मेरिस्टेम और ये स्टेम जो होते हैं सब जो विभजोतक ऊतक है, ये जो टिश्यू होते हैं ना, ये जो टिश्यू आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन सा काम करेंगे? ये पौधों के अंदर जो वृद्धि होती है, पौधों की जो वृद्धि होती है, माने कि इनकी जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ कराने का काम कौन करते हैं जी? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं। वहां पर अगर आपको पूछा जाता है कि अपाइकल मेरिस्टेम जो है, ठीक है जी, इसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्व विभजोतक ऊतक बोलते हैं। ये कहां पर मिलेंगे? ये बच्चा सबसे ऊपर मान की अपाइकल रीजन में, मान की ये स्टेम में और रूट्स में, दोनों जगह पर आपको मिलेंगे। अगर मैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलूंगा तो दो इंटर नोड के बीच में, दो नोड के बीच में जो आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम मिलेगा। अगर मैं लैटरल मेरिस्टेम बोलता हूं तो पौधों की जो ट्रांसवर्स ग्रोथ होती है, मान की पौधे ऐसे बढ़ रहे, बढ़ाने वाला कौन? तो अपाइकल मेरिस्टेम, मान की आपका शीर्ष कली, बराबर है। और लैटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या है? पौधे जो ऐसे बढ़ने के बाद ऐसे भी तो बढ़ते हैं ना, ऐसे बढ़ रहे, वो बढ़ाने वाले कौन? वो लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। माने कि भाई साहब कौन से होते हैं जो आपके, ये समझ में आ गया है? तो इतनी सारी बातें आपको जो है याद रखना है आपके प्लांट टिश्यू के बारे में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। चलो बताओ, ये हमने पढ़ ली, हमने अभी अभी इसके बारे में देख लिया है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम कौन सा, मैं अभी अभी बताया है। इसका काम कौन सा होता है? ग्रोथ कराना। ग्रोथ माने कि वृद्धि कराना जो है इसका काम होता है। कौन सा काम होता है? वृद्धि कराना इसका काम होता है, बराबर है। तो ये कहां पर पाए जाएंगे? सभी लोग सही ढंग से आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया जी, सभी लोग बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। और सभी लोग जो है एक बार सेशन को लाइक भी जरूर कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन और बाकी चीजें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये सभी बातें अगर आपको पसंद आ रही है तो जरूर एक बार लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा? और कितने लोगों ने भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। एक बात मुझे बताओ, जैसे जैसे पौधा बढ़ता है तो क्या ये सिर्फ ऊपर ही बढ़ता है? जड़ें नहीं बढ़ती है क्या? जड़ें नहीं बढ़ती है क्या? बढ़ती है। तो आपका आंसर क्या चाहिए? ये रूट्स में भी पाए जाते हैं, ये स्टेम की टिप पर भी पाया जाता है, और शॉर्ट शूट जो होता है उसके टिप पर भी पाया जाता है। हर जगह पर जहां पे भी वृद्धि आती है, जहां पे भी जो भी ऑर्गन बढ़ता है प्लांट का, उस सभी ऑर्गन्स को बढ़ाने का काम ये विभजोतक ऊतक मान के हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं। यहां तक डन है? चलो बहुत बढ़िया। और उसी तरह से यहां पर आप देख पा रहे हो, सबसे ऊपरी छोर जो होता है ये आगे बढ़ता है। कौन सी जी? अपाइकल मेरिस्टेम यहां पे आपको मिलेगी। हमारे जो जड़े होते हैं ये भी नीचे की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी मिलेंगी? अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पे आपको देखने की मिलेंगी। और उसी तरह से जो पार्श्व कली होती है भाई साहब, ये भी बढ़ने का काम करते हैं। इसमें कौन से मिलेंगी आपको? इसमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलेंगी। और उसी तरह से इंटर नोड के बीच में भी ये मौजूद होती है। और जो हमारा स्टेम और रूट जो इस तरह से बढ़ता है, ट्रांसवर्स ग्रोथ होता है, यहाँ पर आपका लैटरल मेरिस्टेम आपको देखने को मिलता है। डन है? इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से अगर आप टीचिंग प्रेशर के साथ जुड़ना चाहते हो तो भाई साहब बताओ, यहाँ पर दानिश सर के साथ जो है आप सभी के लिए जो है उनकी तरफ से जो है जो 60% का ऑफर था, इसे आज आप सभी के लिए केवल आज रात 12 बजे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए थे कि सर प्लीज प्लीज जो है वो आज के दिन जो है वो लगभग 60% का ऑफर जो है 70% कर दीजिए। तो आप सभी की बात जो है दानिश सर ने बिल्कुल सुन ली, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी करते हैं। तो ऑब्वियसली आप सभी के लिए आज के दिन जो है सुपर 30 का कूपन कोड इस्तेमाल कर जो है 70% का जो ऑफर का लाभ है आज के दिन ले सकते हो।
उसके बाद नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा ऑफर है, इसके ऊपर नहीं। डन है जी। चलो बताओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। और सबसे आखिरी में हमारा जो है, दोबारा क्यों लेना पड़ेगा अर्णव जी? अगर एक बार ले लिए है कोर्स तो हो गया ना, दोबारा क्यों लेना पड़ेगा? जिन्होंने नहीं लिया है ये उनके लिए है। शमन जी बोले कि सर 85% कर दीजिए। बताइए, ये बात बहुत बुरी लगती है। क्यों पता है क्या? देखो, हमारा भी परिवार है, हमें भी पेट है, हमें भी हमारे परिवार को सहारा देना पड़ता है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, अगर 2000 का कोर्स है, उसमें अगर आपको 70% ऑफ मिल रहा है, इसका मतलब वो कितने में मिल रहा है बताओ जी? 70 मतलब 30% में कोर्स मिल रहा है, माने कि सिर्फ आपको 600 रुपए में कोर्स मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में कोर्स मिल रहा है। 600 रुपए। मुझे लगता है कि किसी की शादी में, किसी की दोस्त की शादी में, या किसी को अगर गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाओ, भाई साहब थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के लिए भी उतना लोग जो है खर्च कर लेते हैं। पर यहाँ पे जब हमारे हमारे भविष्य की बात हो रही है, जहां पर हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपको टीआरई 4.0 में शिक्षक बनाने के लिए हम पूरी जान लगा देते हैं, वो जान की कीमत आप जो है कितनी लगा रहे हो पता है? 600 रुपए लगा रहे हो। और वो देने के लिए तो हम तैयार भी है ना। फिर बोलेंगे सर 90% कर दीजिए, कोई बोलेगा कि ये अच्छी बात नहीं है, है ना? सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान ने, इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हमारे कोर्स की प्राइस 10,000 रख दे, उसके ऊपर 90% का ऑफर आपको दे दे। अक्सर इंस्टीट्यूट वाले ऐसा ही करते हैं। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको 90% 85% ऑफ दिखता है ना, वो ऐसे ही करते, प्राइस बढ़ा देते 10,000, उसके ऊपर 90%। वो 90% देकर आप कोर्स खरीद लेते हो, आप ये नहीं देते कि वो प्राइस कितना जा रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। हाँ चलो बताओ, बाबू सोना को चॉकलेट खिलाते, बिल्कुल अर्जुन जी सही बात बोले आपने। बाबू सोना को चॉकलेट ही खिला देते बस, अब 1000 रुपए की, है ना? चलो इसका आंसर कर देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? चलिए इसका आंसर कर देंगे। हाँ चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। लाइम वाटर, देखो बुरा मत मानिएगा, पर ये ओरिजिनलिटी है। मैं किसी का दिल दुखाने की बात नहीं। हाँ, किसी किसी की कंडीशन ऐसी होती है कि भाई साहब जिसके पास 100 रुपया भी नहीं होता है, वो ऑब्वियस है, वो मांगते हैं, वो कॉल करते हैं, उनको हम देते भी है। यहाँ हमारे पास पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फ्री में पढ़ रहे हैं, जिनको 10% में केवल जो अपना एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो पे करके जो है वो हमारे पास पढ़ रहे हैं। जिनकी रियल कंडीशन होती है उनको हम प्रोवाइड कर रहे, ऐसे नहीं है। पर अगर आप अच्छे हो, उतना पे कर सकते हो, तो क्या दिक्कत है ना? ये भी सोचना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। किसी को बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं, ठीक है? किसी को अगर बुरा लगा होगा तो हम माफी चाहते हैं, पर जो असलियत है, जो रियलिटी है, वो आपके सामने मैंने रख दिया है। जो आईना है वो देखना चाहिए इंसान ने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? लाइम वाटर होता है, बेकिंग सोडा होता है, या स्लैक लाइम होता है? चलो बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? चूने को पानी में डाल दिए, चीनों को पानी में डाल दिया, वो क्या बन जाएगा आपका? स्लैक, क्या बन जाएगा? स्लैक लाइम बन जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम है, देखो जी, एक होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालते हो तो इसमें क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसे हम क्या बोलते हैं जी? स्लैक लाइम के नाम से जानते हैं। एक बात मुझे बताओ, चूने को पानी में डाल दिया, इससे हमारा जो भाई साहब स्लैक लाइम बन गया, तो ये कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपको ध्यान रखना कि एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जहां पे जो है ऊष्माक्षेपी प्रोसेस हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। इसमें जो हीट होती है, इसमें जो हीट होती है ये बाहर निकलती है। क्या निकलती है? बाहर निकलती है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से ये पूरी तरह से जो हमारा चूना पत्थर की जो लाइफ साइकिल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कितना लोग ये चाहते हैं कि सर एक बार इस पूरे प्रोसेस को समझा दीजिए ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अगर आप चाहते हो तो इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं चाहोगे तो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है। क्योंकि टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 में, इन दोनों एग्जाम में जो है लाइम साइकिल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं लाइमस्टोन की बात करता हूं, जिसका फार्मूला सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे CaCO3, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं।
इसे हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। लाइमस्टोन माने कि CaCO3 माने कि चूना पत्थर, फार्मूला CaCO3 कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने इसको गर्म कर दिया, हिट कर दिया, हिट करने के बाद यहां से कौन सी गैस बाहर निकलती है, यह आपको पूछा जा सकता है। जब चूना पत्थर को हम गर्म करते हैं, हिट करते हैं, तो इससे जो भाई साहब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। माने कि इसका क्या हुआ बताओ जी, CaCO3 को हमने हिट किया, इससे आपको CaO मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। तो भाई साहब ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया हो गई, आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये जो है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कौन सी है जी, डीकंपोजिशन हो रहा है, इसको ये आपको ध्यान में रखना है, विघटन हो रहा है, बराबर है। उसके बाद क्या बना आपका, क्विकलाइम बना। CaO को क्या बोला जाता है, इसे अनबुझा चूना बुलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अनबुझा चूना बोलते हैं, क्योंकि ये वैसा पूरी तरह से ड्राई होता है, बराबर है, ड्राई हो गया। फिर अब इसी में जब आप फिर से पानी ऐड कर देते हो माने इसके अपने गीला कर दिया, क्या कर दिया, गीला कर दिया, तो भाई साहब इससे बन जाता है आपका बुझा हुआ चूना। इसको आग लगाती तो ये बन गया माने कि अनबुझा। इसको हमने पानी में डाल दिया तो इससे आपकी हीट बाहर निकल रही है, माने कि CaO में जब पानी डाल लोगे तो आपका बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलेंगे हम स्लैक लाइम या बुझा हुआ चूना बोलेंगे। फिर इसमें जब इसका हम कार्बोनेशन करते हैं, क्या करते, कार्बोनेशन करते, माने कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने ऐड कर दिया, फिर से आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है, ये पूरी साइकिल याद करनी है। डन है, क्लियर हो गया जी, चलो बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी लोग फास्ट। अरे बाबू सोना छोड़ दिया बाबू सोना बोलना छोड़ दीजिए, सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है, सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि पढ़ाई करना महत्वपूर्ण है। चलो बताओ पौधों में मेरिस्टेमेटिक ऊतक का क्या कार्य होता है, चलो बताओ। अभी अभी हमने बताया है जी, अभी अभी हमने बताया है, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, जो विभजोतक ऊतक होते हैं हमारे पौधों के अंदर, उनका मुख्य कार्य कौन सा होता है, ग्रोथ कराना, वृद्धि कराना उनका कार्य होता है। और प्रोटेक्शन और सपोर्ट करने का काम किसका होता है, ये हमारी परमानेंट टिश्यू का होता है। किसका होता है, जो हमारी परमानेंट टिश्यू होते हैं, जिसे हम स्थायी ऊतक बोलते हैं, उन स्थायी ऊतक का काम जो है ये दोनों होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं, देखो ये हमने अभी अभी आपको बढ़ाया, ठीक है, अगर मैं स्थायी ऊतक की बात, तो सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है जी। फिर से एक बार, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिए, अगर मैं परमानेंट टिश्यू की बात करता हूं, स्थायी ऊतक की बात करता हूं, तो स्थायी ऊतक में भी दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है जी। एक सिंपल, स्थायी ऊतक में भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सिंपल, सिंपल होते हैं कि साधारण स्थायी ऊतक होते हैं, और एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। और इनके ऊपर भी क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं, उसके ऊपर भी देखेंगे। चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। गलत कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। मैग्नेट्स लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही बात है। उस तापमान को हम क्या बोलेंगे जिसके ऊपर कोई भी मैग्नेट जो है अपनी मैग्नेटिज्म खो बैठता है, उसका आंसर आप कर दोगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो बार मैग्नेट्स होते हैं शुड बी केप्ट इन द पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। यहाँ पे ये बोला गया है कि जब बार मैग्नेट को स्टोर किया जाता है तो उनके अनलाइक पेयर माने कि जो विरुद्ध बाजुओं होते हैं, जो पोल माने कि ध्रुव होते हैं, वो रखा जाता है। माने कि वो बोल रहा है कि मान लीजिए एक बार मैग्नेट है और ये उसके साइड में मैंने दूसरा बार मैग्नेट रख दिया, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे जो सेकंड बार मैग्नेट आपने लिखा है यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल लगेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। अब बताओ, सिमिलर पोल तो रिपेल करेंगे, जो हमें पता है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। पर यहाँ पे पूछा है आपका इनकरेक्ट पूछा गया है, निकल एंड कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब यहाँ पे बताओ, ये डू नॉट जो शब्द आया है भाई साहब, इसको इससे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, और यही आपका आंसर भी रहेगा, यही आपका आंसर भी रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है, कितने लोगों ने सही ऑप्शन को पहचाना, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। चलिए जी,
और एक बार सेशन को सभी लोग लाइक भी कर देंगे, है ना। 1000-1100 के आसपास बच्चे जो यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, तो सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक भी कर देंगे, ताकि इसी तरह से हम पढ़ाई करते रहे और हमारे सेशन को एक ऊर्जा प्रदान हो। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर कर दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सिर्फ 600 लाइक हुए, 1000 के ऊपर बच्चे देख रहे हैं, कितनी ज्यादा जो है हम जो है वह सब ना इंसाफी कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है जी, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर मैं मैग्नेट की बात करता हूं या मैग्नेटिज्म की बात करता हूं, अगर मैं चुंबकत्व की अगर मैं बात करता हूं, तो चुंबकत्व जो होता है बस में इसमें जो है एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रांगली आकर्षित होते हैं, है ना। आकर्षित होते हैं। और इसमें जो उदाहरण आपको याद रखना है वो 3 उदाहरण हमेशा याद रखिएगा। एक होता है आपका लोहा, मान की आयरन, एक होता है आपका निकल और एक होता है आपका कोबाल्ट। ये तीनों के तीनों पदार्थ जो होते हैं, ये कौन से प्रकार के पदार्थ है? इनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरफ। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट हो रहे, रिपेल हो रहे क्या? नहीं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से यहां पर आप देख पा रहे हो, आयरन हो गया, निकल, कोबाल्ट, निकल, ये सभी के सभी। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कौन सा होता है जी? जो चुंबक की तरफ माने कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, ब्रास, इनको अगर छोड़ दे तो मैक्सिमम सभी के सभी जो है आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रहें। ठीक है जी। और उसी तरह से अगर आपने चुंबक को गर्म कर दिया, चुंबक को वैसा गुस्सा या हथौड़े से ठोक दिया या ऊपर से गिरा रहे हो, तो उस टाइम पे भी इंपैक्ट की वजह से जो है उनका जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो है वो अपना मैग्नेटिज्म खो बैठते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, ऐसा कौन सा तापमान है इस तापमान के ऊपर अपना मैग्नेटिज्म खो बैठते हैं? उसके हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरी, करी नहीं होता है जी, इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? क्यूरी टेम्परेचर के नाम से इसे पहचाना जाता है, जहां पर जो है कोई भी मैग्नेट उस तापमान के ऊपर जाने के बाद जो है अपनी मैग्नेटिज्म खो बैठता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर लिख दीजिएगा, क्यूरी टेम्परेचर। करेगा क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एक क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, इससे बेहतर उदाहरण आपका नहीं रह सकता है। बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछा गया सवाल है। चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में हम सभी को पढ़ा है ना, हम सभी ने पढ़ा भी है। एक बात मुझे बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज होती है जी? बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है सही उत्तर करें। इसका उत्तर क्या रहेगा? रिडक्शन रहेगा जी, बिल्कुल सही बात। सभी लोग ध्यान देंगे। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके, उसी तरह से क्लोरोफिल रहेगा, क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा और प्रकाश रहेगा। इन सभी के मौजूदगी में ये जो हमारा हाइड्रो पानी होता है, इसका सबसे पहले होता है हाइड्रोलिसिस। इसका क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें H प्लस आयंस और आपके जो O निगेटिव आयंस होते हैं भाई साहब, OH निगेटिव आयंस जो होते हैं वो यहां से अलग होंगे। और ये जो आपका H प्लस आयंस होता है, ठीक है जी, H प्लस आयंस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है। और एक बात हमने पढ़ी थी कि जब कभी भी हम H प्लस आयंस को ऐड करते हैं, उनको कहीं पे हम ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड किस में परिवर्तित हो जाता है? ये हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है। और उसी तरह से ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो भाई साहब, इसका फिर से जो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहां से नसेंट ऑक्सीजन जो है बाहर निकलेगा। मान कि इसका क्या हुआ है जी? इसका हुआ है आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। यहां तक डन है? यहां तक डन है। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, पौधों के अंदर, है ना, पौधों के अंदर यानी कि प्लांट्स के अंदर कौन से प्रकार का श्वसन जो है आपको देखने को मिलता है?
ये पहला सवाल रहेगा। पौधों के अंदर इनका जो सेल वॉल बना होता है वो किससे बना होता है? सेकंड क्वेश्चन। पौधों के अंदर जो बस अब पानी का अवशोषण होता है, पानी का जो अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, ठीक है, अवशोषण होता है, वो कौन सी प्रोसेस से होती है? तीसरा क्वेश्चन। पौधों में जो बस अब ट्रांसपीरेशन होता है, जो ट्रांसपीरेशन होता है वो सर्वाधिक कहां से होता है? ये आपका चौथा क्वेश्चन। और उसी तरह से अगर मैं पौधों की बात करूंगा तो ऐसे पौधे, ऐसा पादप जगत, ऐसे पादप जगत जिनके अंदर भाषा फल और फूल आते हैं, ठीक है, उनका नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। सभी लोग आंसर करेंगे। अगर श्वसन की बात हो रही है, अगर श्वसन की बात हो रही है, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी के सभी आपको क्वेश्चन पता है। अगर मैं श्वसन की बात करता तो कौन सा होता है जी? आपके अंदर वायवीय श्वसन होता है, बराबर है। वायवीय श्वसन में लगभग जो है 38 एटीपी बनते हमने पढ़े हैं, बराबर है। और उसी तरह से सेल वॉल की बात करेंगे तो किससे बना होता है? या आपके सेलुलोज से बना होता है, बराबर है। और पानी के अवशोषण की बात करेंगे, ये जड़ों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? जड़ों द्वारा किया जाता है। और कौन सी प्रोसेस होती है? बहुत बढ़िया, कौन सी प्रोसेस होती है? ऑस्मोसिस होता है कि डिफ्यूजन होता है? ऑस्मोसिस होता है कि डिफ्यूजन होता है? क्या बात है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं जी। और उसी तरह से अगर मैं ट्रांसपीरेशन की बात करूंगा तो सर्वाधिक ट्रांसपीरेशन कहां से होता है? ये होता है हमारे पत्तों से होता है। और उसी तरह से जो पानी का अवशोषण करने के लिए वैसा मदद किया जाता है, ये ट्रांसपीरेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और ट्रांसपीरेशन, पानी का जो अवशोषण हो रहा है, पानी का अवशोषण जो हो रहा है उसमें से 100% अगर पानी की बात करूंगा, केवल 10% पानी का यूज किया जाता है। और 90% पानी जो होता है इसका बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? बाष्प के रूप में उड़ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और वही अगर पादप जगत की बात करूंगा तो पादप जगत में फूल और फल वाले पौधों का नाम कौन सा होता है? चलो बताओ कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका एंजियोस्पर्म रहेगा। कौन सा रहेगा? एंजियोस्पर्म रहेगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से पादप जगत की अगर मैं बात करता हूं तो पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है? उभयचर किसे बोला जाता है? पादप जगत का सरीसृप किसे बोला जाता है? सरीसृप किसे बोला जाता है? पादप जगत में ऐसी पादप कौन सी होती है जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं? वैस्कुलर टिश्यू माने कि जो संवहनी ऊतक होते हैं वो नहीं पाए जाते। इन क्वेश्चन का भी आंसर मुझे चाहिए। पादप जगत का उभयचर अगर बोलेंगे तो किसे बोलेंगे? ये बोलेंगे ब्रायोफाइटा को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? ब्रायोफाइटा को बोलेंगे। पादप जगत का अगर सरीसृप बोला जाता है तो ये बोला किसे? ये टेरिडोफाइटा को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? टेरिडोफाइटा को बोलेंगे। और उसी तरह से अगर वैस्कुलर टिश्यू जिनके अंदर नहीं होते हैं, जिनके अंदर संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, उन पादप के अगर बारे में पूछा जा सकता है तो आपका आंसर यहां पर माफ कीजिएगा, कौन रहेंगे जी? कौन रहेंगे? वो दो पादप होते हैं। एक होता है आपका थैलोफाइटा, एक होता है आपका थैलोफाइटा। और उसी तरह से दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका ब्रायोफाइटा। कौन सा रहेगा? ब्रायोफाइटा। ये दो पादप के अंदर जो है वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर बनते, देखते कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर पादप के बारे में एक और सवाल पूछा जाता है किंगडम के बारे में, तो ऐसे कौन से पादप होते हैं जिनके अंदर बीज बीज नहीं पाई जाती है? बीज नहीं पाए जाते हैं। और उसी तरह से ऐसे पादप का नाम लिख देंगे जिनके अंदर भाई साहब उसको क्या बोलेंगे? जिनके अंदर क्या बोलेंगे? ये नाम याद नहीं आ रहा है। जिनके अंदर जो है राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाया जाता है। चलो देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो जी, जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते, बिना बीज माने कि बीज रहित पौधे कौन से होते हैं? बिना बीज के पौधे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। और क्रिप्टोगेमी में बस अब 3 प्रकार के पौधे आएंगे। इसमें आपका थैलोफाइटा भी आएगा,
इसमें आपको ब्रायोफाइटा भी आएगा और इसमें आपको टेरिडोफाइटा भी आता है, इसके आपको ध्यान में रखना है। और राइजोइड्स किसके अंदर पाए जाते हैं, इसका उत्तर आप क्या करोगे? चलो बताओ। जो जो इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा समझ लीजिएगा उसके बीपीएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। राइजोइड्स के बारे में मैंने पूछा है, तो राइजोइड्स कौन से इनके अंदर पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ये होते हैं आपके ब्रायोफाइटा। कौन होते हैं? ब्रायोफाइटा होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। राइजोइड्स क्या जी? दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पर ये ट्रू रूट्स नहीं माना जाता है। इनको ट्रू रूट्स नहीं माना जाता है, ट्रू रूट्स नहीं माना जाता है, आपको ध्यान में रखना है, और इसीलिए उनको रूट लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। यहां तक डन है? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल एसएससी मैकेनिकल 2021 में पूछा गया सवाल है, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलो बताओ, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको सैचुरेटेड फैट इन वंस डाइट रिड्यूस द रिस्क। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनके वजह से कौन सी बीमारी का खतरा कम हो जाता है? सभी चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। यहाँ पे कौन सी बीमारी का खतरा कम हो जाता है, याद रखेगा इसे हार्ट डिसीज मान की जो हृदय रोग होता है उसका खतरा कम हो जाता है। ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। और एक बात सभी को ध्यान में रखना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूं, सब लोग ध्यान देंगे। अगर मैं सैचुरेटेड मान की संतृप्त जो वसा होता है उसकी अगर मैं बात करता हूं, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, क्या फर्क होता है दूसरे में? क्या फर्क होता है जी? बस असंतृप्त वसा, ठीक है। हाँ, दोनों में अगर अंतर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि इनके अंदर कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बटर खा रहे हो, घी खा रहे हो, है ना, घी वगैरह हो गई, ये अच्छी बात होती है ना, तो अच्छी, उनको सैचुरेटेड फैट है। पर जो तेल होता है जो सब्जी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट जो उसमें ज्यादा होता है, बराबर है। तो इसमें जो है एक तो सेकंड बॉन्ड रहेगा, थर्ड बॉन्ड रहेगा, इस तरह के बॉन्ड जो है कार्बन के बीच में अगर है तो उनको हम अनसैचुरेटेड जो है फैट बोलते हैं। और उसी तरह से आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसके बारे में भी हमने आपको बताया है, ठीक है जी। अगर मैं कोलेस्टेरॉल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? अगर मैं कोलेस्टेरॉल की अगर मैं बात करता हूं तो कोलेस्टेरॉल में, अगर मैं कोलेस्टेरॉल की बात करता हूं तो कोलेस्टेरॉल में कौन से प्रकार के कोलेस्टेरॉल जो है इसके वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है भाई साहब आपका एलडीएल। क्या होता है? एलडीएल, जिसे मैं बैड कोलेस्टेरॉल बोलता हूं। और ये क्या करते हैं जी, हमारी जो धमनियां होती है इनके अंदर की परत में ये जमा हो जाएंगे और उसकी वजह से जो रक्त का बहाव है उसे रोकने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और जो एचडीएल होता है, जो एचडीएल होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बस बहा कर कहां पर लेके जाएगा? ये लीवर तक लेके जाते और लीवर में जाकर जो है ये जो हमारा कोलेस्टेरॉल होता है, ये जो हमारा कोलेस्टेरॉल होता है इसे स्टोर किया जाता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। डन है? तो एचडीएल जो होता है इट इज अ गुड कोलेस्टेरॉल और एलडीएल जो होता है इट इज अ बैड कोलेस्टेरॉल विच लीड्स टू द हार्ट अटैक। इसके से क्या आता है? हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से आप डेली टेस्ट देना चाहते हो और अपनी बेहतरीन तैयारी अगर करना चाहते हो तो आप सभी को जो है भाई साहब एक लिंक दी गई है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप यहां पर अगर देख पा रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 फ्री टेस्ट अगर आपको देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ये फॉर्म आपको फिल कर देना है। आप हम फ्री कोर्स के अंदर जो है ऐड कर देंगे। और उसी तरह से अगर आप केवीएस की तैयारी करना चाहते हो, एक बात मुझे बताओ, कितने लोग जो है केवीएस की तैयारी कर रहे हैं? एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। चलिए सभी लोग एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, कितने लोग जो है केवीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो केवीएस वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो एक स्पेशल जो है एक फॉर्म दिया गया है, जहां पर दानिश सर जो है आपको जो है बेहतरीन क्लास में, क्लास के साथ जो है एक प्रीमियम कंटेंट जो आपके साथ शेयर करने वाले, जहां पे केवीएस के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ वो साझा करने वाले पेड के अंदर।
तो उसके लिए भी यहाँ पर एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो भी आप फिल कर देते हो तो आपको केवीएस के उस कोर्स के अंदर ऐड किया जाएगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी एक अठन्नी चवन्नी या जो भाई एक पैसा खर्च नहीं करना है, पूरी तरह से फ्री रहेगा। ठीक है जी, ये कर सकते हैं डरे तो ये कर दीजिएगा, आपके पास साथ फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, और उसी तरह से हमने ये पढ़ लिया। ठीक है जी, हाँ चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। और कितना लोग चाहते हैं कि केवीएस के जो वाईटी के क्लासेस है वो जल्दी से शुरू हो जाए, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जो चाहते, और फ्री में रहेगा। वाईटी में वैसे भी हम जो है फ्री में पढ़ाते हैं, एक पैसा तो लगता नहीं, हाँ बस मंथली रिचार्ज जो होता है बस वही आपको करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपको आपके लिए जो है फ्री में जो है जो वाईटी के ऊपर सेशन हम स्टार्ट कर दे, तो एक बार जो जो चाहता है वो कमेंट बॉक्स में अपना हाथ जरूर ऊपर कर दे। देखो ये बहुत बढ़िया चांस रहेगा आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक साथ आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिले। देखो मैं आपको बताता हूं, आने वाले समय में आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जहां पे पीआरटी की वैकेंसी सबसे ज्यादा रहने वाली है। पीआरटी की और टीजीटी की भी रहेगी। इसके साथ जो आगे जाकर आपको डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी और कल ही जो है पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी को पता है। और इसके अंदर जल्दी ही आपको पीआरटी की भी वैकेंसी जो है देखने को मिलने वाली है। ये सभी वैकेंसी रहेगी और उसके साथ जो है आगे जाकर एनवीएस की भी भाई साहब एग्जामिनेशन होगी और अपना बीपीएससी भी रहने वाला है। और इन सभी कोर्सेज का सिलेबस जो है लगभग लगभग सेम टू सेम है। 10वीं तक का एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, और अगर आप इनकी भी तैयारी करना, बस इसमें क्वेश्चन लेवल जो है अलग होते हैं। केवीएस के क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने केवीएस की तैयारी कर ली ना, अगर आपने केवीएस की तैयारी कर ली तो समझ लीजिएगा आपकी डी ट्रिपल एस बी की तैयारी लगभग लगभग हो जाती है। तो इसे आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, हर कोई फॉर्म भरेगा। चलो कितना लोग ये वादा करते हैं कि केवीएस का हर कोई फॉर्म भरेगा, जो जो इलिजिबल है। इलिजिबल क्राइटेरिया बस एकदम सिंपल है, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए और सीटेड पास होना चाहिए। अगर आपका सीटेड पास है तो ऑब्वियसली आप केवीएस के लिए इलिजिबल हो। ठीक है, कितने लोग इलिजिबल है एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। चलिए जी, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। और देखिए कैसे होता है ना, कभी कभी नसीब पलट जाता है। बीपीएससी की तैयारी करते करते कभी कभी केवीएस निकल जाएगा, केवीएस की तैयारी करते करते आप बीपीएससी और डी ट्रिपल एस भी निकाल सकते हो, ऐसा होता है। तो अक्सर हमेशा ध्यान में रखेगा, मल्टीपल चॉइसेस हमेशा रखनी चाहिए इंसान ने। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है मल्टीपल चॉइसेस रखने के लिए, क्योंकि एक ही पीछे अगर दौड़ते रहोगे, जैसे कि आपने बीपीएससी की हालत देख ली, लगभग 1 साल से हम वेट कर रहे हैं और 1 साल से पढ़ते जा रहे पर अभी तक नोटिफिकेशन का उनका नाम नहीं आया। अभी तो आ जाएगा वो अलग बात है, पर 1 साल हमारा जो है पढ़ाई में चला गया है ना। उसी तरह से केवीएस भी लगभग 2 3 4 साल में एक बार आता है। तो इस बार केवीएस की वैकेंसी अच्छी रहने वाली है। लगभग 1280 के ऊपर जो है पूरे भारत में स्कूल बन चुके हैं, उन सभी में वैकेंसी रहेगी। तो ऑब्वियसली अच्छी वैकेंसी आपको देखने के मिलने वाला है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और ये क्या करता है? स्टार्च को कार्बन में किस में परिवर्तित करता है जी? ये आपके माल्टोज में परिवर्तित करता है। ये आपको ध्यान में रखना, किस में परिवर्तित करता है? माल्टोज में परिवर्तित करता है। और उसी तरह से अगर आप चाहते हो तो आप सभी के लिए जो है हमारी साइंस की क्लासेस भी जो है जल्दी ही शुरू होने वाली है केवीएस की, है ना, जहां पर हम टीजीटी और पीआरटी के बारे में जो है पूरी तरह से डिटेल में जो है पढ़ाई करने वाले हैं। तो सभी लोग जो है मंडे से ठीक 12 बजे आ जाएंगे, जहां पर हम केवीएस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक बात ध्यान में रखेगा, अगर आपने केवीएस की पूरी क्लासेस कर दी तो आपका बीपीएससी का लगभग 70-80% जो है पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। बस क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, और केवीएस के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो बीपीएससी आप आराम से पास कर जाओगे। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए जो है हम केवीएस की जो क्लासेस जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो याद रखेगा, जो हमारा साइंस का क्लास है वो सोमवार से ठीक 12 बजे रहेगा। तो सभी लोग 12 बजे आ जाएंगे। ठीक है जी, डन है जी? नहीं, क्लासेस का टाइमिंग जो है वो बदलने वाले है, और उसकी जानकारी जो आपको कल पूरी तरह से मिल जाएंगी कि बीपीएससी में जो भी हमारे क्लासेस चल रहे वाटी के ऊपर, उनके क्लासेस थोड़े से उनका शेड्यूल चेंज होने वाला है। डन है जी? चलो बहुत बढ़िया, इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे। और जहां पे भी शेयर कर सकते हो, जो भी आपका अभ्यर्थी या दोस्त या कोई भी परिवारजन अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप भी कर रहे हो, तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बुलाइएगा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा किस तरह से कंटेंट डिलीवर किया जाता है।
एटलीस्ट एक बार आने में कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। और वैसे आप सभी को पता है कि कुलदीप सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग क्या करोगे फास्ट। खनिज कौन सा है, मिनरल कौन सा है, लिक्विड है, इनऑर्गेनिक होते हैं या गैस होते हैं? तो ऑब्वियस आंसर क्या रहेगा जी, ऑप्शन नंबर बी, इनऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं। कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से जो सभी लोग जो है अभी रैपिड फायर के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी, रैपिड फायर के लिए भी तैयार हो जाएंगे सभी लोग। रैपिड फायर के लिए अगर तैयार है तो मैं रैपिड फायर यहाँ पे शुरू करना चाहूंगा। सभी लोग रैपिड फायर के लिए तैयार है तो रैपिड फायर में शुरू करना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान देंगे। चलो सभी लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए, सभी लोग तैयार है तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, अपनी तैयारी, अपना जोश और अपनी ताकत दिखा देंगे। और सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कि कौन सा पादप उतक जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलो बताओ जी, जल के परिवहन के लिए कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को लगभग 99% लोग जो है वो गलत करने वाले हैं। देखते कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। चलो देखिए थोड़ा सा मैंने एक शब्द बोल दिया तो सभी लोगों ने अपने आंसर चेंज कर दिए। देखो यहाँ पे कुछ लोग जो है ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक भाई के नाते, एक गुरुजन के नाते जो है, बड़ा भाई मान लीजिए, छोटा भाई मान लीजिए, आप मुझसे कुछ लोग बड़े भी होंगे शायद, ठीक है। तो उस नाते में आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस जो है ना, कभी कभी इतना आपको ऊपर लेके जाएगा ना, वो कॉन्फिडेंस ही जो आपको गलत क्वेश्चन को भी आंसर करवा देगा, ये याद रखेगा, ठीक है जी। तो याद रखेगा, मैं अक्सर यहाँ पे, ऐसा मुझे पता था आप कुछ गड़बड़ करोगे, मैंने जानबूझकर यहाँ पे मैंने बोला कि 90% लोग जो है 99% गलत कर देंगे, क्योंकि मुझे पता ये इतना इजी क्वेश्चन है कि बस आप 5वीं कक्षा का लड़का भी बता देगा। पर यहाँ पे आप पलट गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है। तो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो आपको प्योरली कंटेंट और कंसेप्चुअल बेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवीएस में जो आपको पढ़ाई करवाना वाला हूं वो कंसेप्चुअल रहेगी। कैसे रहेगी, कंसेप्चुअल बेस रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है वो सोमवार से 12 बजे आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, जाइलम रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पे भी गलत बता गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ए चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा सरल स्थायी ऊतक प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है। चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे जिसका आंसर क्या रहेगा। और हमारे अभी तक 1000 लाइक नहीं हुए हैं, तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर देंगे सेशन को और इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। कौन सा सरल स्थायी ऊतक प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है, तो याद रखिएगा वो जाइलम, कोलेनकाइमा या पेरेनकाइमा होता है। हाँ तो मुझे पता था ये भी गलत करोगे, इसका आंसर रहेगा आपका पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में ही एक टाइप होता है, इसका नाम है क्लोरेनकाइमा। कौन सा होता है, क्लोरेनकाइमा। ये क्लोरेनकाइमा जो होता है, ये क्लोरेनकाइमा जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण करवाने का काम करता है, ठीक है जी। याद रखेगा पेरेनकाइमा का ही टाइप है। कोलेनकाइमा ये आपको यांत्रिक सहारा देगा, यांत्रिक माने कि मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करता है, आप सभी को पता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होती है, मरी हुई होती है कि जिंदा होती है। चलो बताओ, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हमने आपको बताया है। स्क्लेरेनकाइमा ये जो ऊतक होती है भाई साहब, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल से बनी होती है, बराबर है। और ये कौन सा काम करते हैं, ये कठिन कवच बनाने का काम करते हैं। कौन सा करते हैं,
कठिन कवच बनाने का काम करते हैं। और कठिन कवच अगर बन रहे तो वो कैसे रहेंगे जी, आपको बताओ, ये कैसे रहेंगे, आपकी डेड रहेंगी, कैसे रहेंगी, मरी हुई रहती है। और इनके ऊपर का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, वो किससे बना होता है, ये बना होता है आपका सेलुलोज से बना होता है। और इसमें एक पदार्थ होता है, वो आपका लिग्निन नाम का पदार्थ होता है। कौन सा होता है, लिग्नाइन नाम का पदार्थ होता है। इस दोनों बात को आपको क्लियरली अंडरस्टूड करना है। तो आंसर क्या रहेगा, ये रहेंगे आपके मरे हुए ऊतक रहेंगे। क्या रहेंगे, मरे हुए ऊतक रहेंगे। और उसी तरह से इनको अगर छोड़ दे, इनको अदर छोड़ दे, तो जो हमारे दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक होता है आपका पेरेनकाइमा, एक होता है आपका पेरेनकाइमा, और एक होता है आपका कोलेनकाइमा। कौन सा होता है, कोलेनकाइमा। ये दोनों भी प्रकार की कौन सी है, ये दोनों भी आपकी स्थायी ऊतक है। कौन सी है, स्थायी ऊतक है। पर स्थायी ऊतक होने के बावजूद भी वो लिविंग होती है, आपको ध्यान में रखना है। डन है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। और ये हो गई हमारी एनिमल ऊतक का एक प्रकार हो गया। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। कौन सा होता है, देखो यहाँ पे दोनों प्रकार की याद रखना है। अगर मैं लिगामेंट की बात करूंगा तो भाई साहब ये हड्डी, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करेगा। ये हड्डी है, ये भी हड्डी है, दोनों को जोड़ने का काम लिगामेंट करेगा। टेंडन की बात करूंगा तो ये हमारी हड्डी है, ये हमारी हड्डी है। और इस हड्डी के ऊपर ये जो आपको मांसपेशियां नजर आ रही है, ये क्या हमारी मांसपेशियां है। इनको जोड़ने का काम जो है हमारी टेंडन के द्वारा किया जाता है। और कार्टिलेज क्या होती है, इसे हम सॉफ्ट हड्डी के नाम से जानते हैं। और ये सॉफ्ट हड्डी क्या करते हैं जी, बोन क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर विभिन्न काम करते हैं। उसमें से घर्षण कम करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करेगा, हमारे टेंडन करेंगे। कौन करेंगे, टेंडन करेंगे। बहुत बढ़िया, अगला सवाल, हृदय में कौन सी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। बहुत बढ़िया जी। और एक बात मैंने आपको बताया था कि हार्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। मायोजेनिक का मतलब होता है जो कभी भी नहीं थकने वाले, कभी भी नहीं थकने वाले। और कौन कौन भाई साहब मायोजेनिक बनना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देगा। कभी भी ना थकने वाला ऑर्गन, कभी नहीं थकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं थमेगा, अपने दिशा में बढ़ता रहेगा, अपना काम करते रहेगा, उसे हम मायोजेनिक बोलते हैं। और जो भी मायोजेनिक बोल बनना चाहता है, जरूर कमेंट बॉक्स में जो सेशन खत्म करने बाद लिखने बताएंगे। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, ये रहता हमारे कार्डियक मसल रहते। कैसे थे, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल जो होते हैं, एक प्रकार के भाई साहब अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। कैसे होती है, अनैच्छिक मांसपेशियां होते हैं। मान के इनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। डन है, डन है। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूं कि ये जो भाई साहब हमारी हार्ट की गतिविधियां होती है, इसे कंट्रोल करने वाला हमारा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा रहेगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिएगा। चलो अगला सवाल आपके सामने, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनको क्या कहा जाता है जी। एकदम सिंपली उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एपिथेलियल ऊतक का मुख्य कार्य होता है। तो बताओ, जो एपिथेलियल ऊतक होते हैं किन के अंदर पाए जाते हैं, ये जंतु ऊतक है। ये कौन सी है, जंतु ऊतक है, हमारे मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और उनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो रहेगा, ये आपका प्रोटेक्शन का भी रहेगा, और उसी तरह से बस आपका सिक्रेशन का भी रहता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, मोर देन वन ऑफ अबाउ। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करने वाले जो होते हैं भाई साहब, वो कौन से होते हैं जी, आपके सबसे ऊपरी जो हमारी जो त्वचा होती है, वो बनी होती है आपके इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। और जो सिक्रेशन करने वाले ऊतक होते हैं, इनको हम ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर, माने कि इसे बोलते हैं हम ग्रंथीय उपकला ऊतक बोलते हैं। और ये ग्रंथीय उपकला ऊतक का काम कौन सा होता है, सिक्रेशन, माने कि स्त्राव निकालने का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। डन है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये टेस्ला भी रहेगा, क्या रहेगा, टेस्ला भी रहेगा। आपका उत्तर रहेगा यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा गया है। अगर सिर्फ यूनिट अगर पूछा जाता, जस्ट इमेजिन कीजिएगा, यहाँ पे ऐसा ये शब्द अगर नहीं होता, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का उत्तर आपका क्या रहेगा, मोर देन वन ऑफ अबाउ। वो टेस्ला भी रहेगा, वो गॉस भी रहेगा, और हेनरी भी रहेगा। ये भी एक प्रकार का है, तीनों भी रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ये शब्द नहीं होता तो। डन है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल,
विच मटेरियल इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, कौन सा जो पदार्थ होता है वो मैग्नेट के द्वारा माने कि चुंबक के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है। इसके बारे में जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया, सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे जल्दी से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे सभी लोग, फास्ट। बहुत बढ़िया जी, सभी लोगों ने सही उत्तर किया है। इसका उत्तर क्या रहेगा आपका, लोहा रहेगा। क्या रहेगा, लोहा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक पोल एग्जिट इन, और ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं आज होमवर्क यहाँ पे छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आज होमवर्क यहाँ पे छोड़ रहा हूं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्टली जो है अपने कमेंट बॉक्स में कर देंगे, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेंगे। और उसी तरह से जाते जाते फिर से एक बार आपको मैं याद दिला देता हूं, अगर आपके क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके साइंस के कंसेप्ट को आप और स्ट्रॉन्ग और बेहतर करना चाहते हो, और केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। कल मंडे से ठीक 12 बजे जो है हमारी विज्ञान की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सभी लोग जो है मंडे से 12 बजे आ जाएंगे, जहां पर हम विज्ञान पढ़ेंगे। डन है, केवीएस के लिए पढ़ेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और उसी तरह से केवीएस की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। ओके, चलो एक इंफॉर्मेशन आई है, थोड़ा सा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। ये जो है मंडे को नहीं रहने वाला है जी, ये रहेगा आपको मंगल को रहेगा। सभी लोग ध्यान देंगे, ये कब रहेगा, मंगल को, माने कि मंगलवार को रहने वाला है। सभी लोग ध्यान देंगे, अभी अभी अपडेट आई है मेरे पास, तो फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, सोमवार के जाकर मंगल पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और जो भी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय। जी अर्णव जी, आपकी बात के ऊपर हम जरूर सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके सजेशन के लिए।